नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पिरा का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पिरा में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्रूड, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की और इन सब की चाल पिछले हफ्ते क्या रही और इसका असर आगे हमारे भारतीय मार्केट पर क्या होने वाला है, कहाँ हमारे लिए गोल्ड ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है, उन सब की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पज से है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना ट्रेड अगर ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, आपके शेयर मार्केट एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें, या जो आप अपने ही लेवल पे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये तो बात हुई डिस्क्लेमर की। और हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारी जर्नी बाजार प्राय की। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ डेटा की जो पिछले हफ्ते आया। तो हमने अमेरिका में कुछ डेटा देखा जो निगेटिव है। अब वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है तो वो थोड़ा अभी निगेटिव आना शुरू हो गया है, जो ये बताता है कि वहाँ धीरे-धीरे अब मंदी आना शुरू हुई है। ओके, तो ये है पहले एक तो अच्छी बात है या बुरी बात पता नहीं है, क्योंकि जो जब डेटा निगेटिव आता है तो मार्केट ऊपर चढ़ता है, उसके अपने अपने रीज़न है। ओके, तो पहली बात तो यह है कि जो डेटा आना शुरू हुआ है वो निगेटिव है। दूसरा जो डेटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब जनरली जो लोग क्लेम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो वो क्लेम्स इस बार 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ अब थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि डेटा अच्छे आए थे, अब इस हफ्ते डेटा एम्प्लॉयमेंट के खराब आए। तो ये एक इंडिकेशन है कि मंदी आ रही है। तो लोग इससे खुश हैं, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मंदी आ रही है। अब मंदी आ रही है तो जो रिज़र्व बैंक है मतलब फेड है वहाँ का, वो शायद इंटरेस्ट रेट उतना तेज़ी से ना बढ़ाए। ये एक मतलब लोगों का सोच है। अ, क्या होगा क्या नहीं होगा ये इसी हफ्ते हमको मालूम पड़ेगा, जब फेड अपनी पॉलिसीज लेके आएगा 27-28 तारीख को। ये मंगलवार बुधवार को उनकी मीटिंग होगी, और बुधवार की रात को हमारे यहाँ की बुधवार की रात को वो अपने मीटिंग के मतलब जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको डिक्लेयर करेंगे, साथ में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और उनकी आगे की चाल बढ़ाने की क्या होगी, और उनका अभी जो महंगाई को कंट्रोल करने का लक्ष्य कहाँ है, कहाँ तक रहेगा, वो सारा चीज़ वो कराएंगे। ये जो मीटिंग होगी ये काफ़ी मतलब डिसिसिव होगी, काफ़ी निर्णायक होगी, और यही बाजार का रास्ता तय करेगी। तो हमको अगले हफ्ते में थोड़ा सा कम ट्रेड करना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बाजार इसके आगे भाग भी सकता है या वापस रिटर्न भी आ सकता है। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, जो ट्रे मुझे निफ्टी दिख रहा है वो अपने हाई मतलब रिवर्सल के हाई के आसपास अपना पहुंच चुका है, और देखते हैं कि ये हाई जो टूटा वो वापस उल्टा घूमना शुरू होता है या आगे चलना चलता है। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 17,000 तक निफ्टी टच करेगा, और वहां से वापस से अपनी नीचे की ओर चाल चल सकता है। अब ये नीचे की चाल जो है ये कहाँ तक आएगी, ये भी एक देखने जैसी बात होगी। क्या अब हम हायर हाई बना के हमने बॉटम बना लिया है और अब हायर हाई बना रहे हैं जो कि चार्ट पे दिख रहा है, या अब ये जो हाई बना था ये अपना लास्ट हाई है और अब वापस हम लोग नीचे का जर्नी वापस शुरू करेंगे, क्योंकि अक्सर बेयर मार्केट में इस टाइप के हाइज हमको मिलते रहते हैं और हम उसमें आदमी लोग फंसते रहते हैं। तो जो भी कुछ होगा हम लोग पहले देखेंगे, चार्ट हमको जो बताएगा अकॉर्डिंगली हम लोग आगे इसमें ट्रेड करेंगे। तो अभी तो फिलहाल जो है कि कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में तो एक लक्षण है कि थोड़ी-थोड़ी मंदी आने की शुरू हो गई है, लेकिन रिज़ल्ट जो आए हैं वो अच्छे आए। लेकिन रिज़ल्ट्स पास्ट है ना, रिज़ल्ट पिछले क्वार्टर के हैं।
तो अभी जो रिजल्ट आएंगे वो शायद अच्छे दिखेंगे, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो रियल में आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है। तो अभी तो जो रिजल्ट दोनों तीनों के जो रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा, ये भी गलत है, क्योंकि जून में जो महंगाई के रिजल्ट जो आंकड़े आए थे उसका बड़ी वजह थी तेल की बढ़ी हुई कीमतें, और तेल और बाकी सारी कम्योडिटीज़ की कीमतें अपने हाईएस्ट पे थी, जो वहाँ से काफ़ी नीचे आ गई है। तो इसका असर इन्फ्लेशन पे हमको भी आते दिखेगा, और इन्फ्लेशन काफ़ी कम होते हुए हमको दिखाई दे सकता है। काफ़ी मतलब फिर भी एक सर्टेन अमाउंट में हमको कमी आते हुए दिख सकती है। तो ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी मंदी भी आना चालू हो सकती है। यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा अपना मंदी के वहाँ भी लक्षण दिख रहा है। चाइना काफ़ी रिसेशन में आते हुए दिख रहा है। तो स्थिति जो ग्लोबल मार्केट की है वो उतनी अच्छी नहीं है, और हम पार्ट हैं ग्लोबल मार्केट के। हम अपने अंदर कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन हम पार्ट हैं ग्लोबल मार्केट के। तो ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से चलेगा, मार्केट हमारा भी उसी हिसाब से चलेगा। हमारी इकोनॉमी कितनी साउंड है और कितनी नहीं है, इससे शायद मार्केट को उतना फर्क ना पड़े। अगर ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक रिजल्ट हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि अब हमको जो दिख रहा है कि लोग, अब हमारे यहाँ की कंपनियों के मार्जिन्स घटने लगे हैं, मुनाफा कम हो रहा है। चाहे आईटी कंपनीज हो, वहाँ उनके साथ में अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। और वहाँ क्योंकि बहुत हाई सैलरी पे उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है, क्योंकि एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके मार्जिन्स पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर पड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं तो जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो है रिलायंस का, और रिलायंस का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन वे बेटर है। कम क्योंकि क्या है, कंपेयर करेंगे अगर हम पिछले ईयर ऑन ईयर से, वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम लोग पिछले साल देखते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ ये था कि तब हम लोग कोविड में सफ़र कर रहे थे और सारे कंपनी के रिजल्ट बहुत नीचे थे, तो बेस हमारा वहाँ से बहुत छोटा था, उसके कंपेयर में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हमको क्वार्टर क्वार्टर में भी एक मॉडेस्ट बड़ा बड़ा दिख रहा है, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन एक मॉडेस्ट इंक्रीमेंट दिखता है, और वो एक थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन ये भी साथ में सही है कि रिलायंस का जो प्रॉफिट इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है वो अगले बार में कंटिन्यू नहीं रह सकता, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का रिलायंस को बहुत फ़ायदा हुआ था, और अब ऑयल के प्राइसेस वापस एक नीचे आ गए हैं, और 15-20% तक नीचे आए हैं, और डेफिनेटली इसका असर आपको अगले क्वार्टर में हमको देखने मिला। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम अभी भी ये कहेंगे कि अभी कहीं भी मार्केट किसी भी ओर जा सकता है। न्यूज़ कहाँ चलती है, मार्केट के डायनामिक्स कैसे बदलते हैं, और उसके ऊपर ही मार्केट मतलब चलेगा। मतलब जो हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में जो चेंजेस अभी हम देखेंगे अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में, उसी के हिसाब से मार्केट की दिशा भी तय होगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग बुलिश कंडीशन में हैं, लेकिन ये बुलिशनेस जो है वो डाउन ट्रेंड का बुलिश में, हम लोग जिसको बोलते हैं रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट क्या रिवर्सल में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये हमको आगे वाले दिनों में या 1-2 हफ्ते में पता लगेगा। अगर अगर मार्केट हमारा 17,600 के ऊपर बंद होता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि हमारा अब हम लोग मतलब टर्नओवर हो चुका है, सॉरी टर्न अराउंड हो चुका है, और मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे भी अभी भी फिलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट, अगर हम लोग बॉटम बना भी चुके हैं तो भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज ही हमको आते हुए दिखेगा। तो अगले कुछ महीने में मार्केट साइडवेज होते हुए दिखाएगा, अगर नहीं नीचे नहीं जाएगा तब भी। तो हम लोग उसी हिसाब से आगे ट्रेड करेंगे। तो चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, चार्ट हमको क्या संकेत दे रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे चार्ट पे जाके। तो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो वीकली एक जो रेंज है, इस रेंज से बाहर वो नहीं निकल पा रहा है। डेली चार्ट पे हम लोग जाके देखते हैं, और देखिए ना, ये जो रेंज है काफ़ी दिनों से इसी के अंदर है, और ये ऊपर गया फिर वापस उस रेंज में अब फंसा हुआ है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, हम लोग अभी अप रेंज के अपर साइड में हैं। ब्रेक हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि नेक्स्ट वीक काफ़ी डिसीजिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जो फेड की पॉलिसी आने वाली है, और फेड डिसाइड करने वाला है कि वो कितने परसेंट रेट इंक्रीज करेगा, और क्या अमेरिका में अब
मंदी आने वाली है या नहीं आने वाली है, इसका भी एक समझो हम जो निर्णय है या एक अनुमान है, वहाँ हमको कुछ पुष्टि होती दिखेगी। तो फेड की मीटिंग और फेड की जो भी कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, फेड का जो डिसीजन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो इट विल बी द डिसीजिव वीक, एंड उसके हिसाब से देखते हैं मार्केट कैसे काम करेगा। ओके, अगर ये ऊपर चल भी जाता है तो ये एक बड़ा वापस से एक रेजिस्टेंस है यहाँ। ओके, और ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम, लेकिन जैसे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो समझ लेना कि हम लोग एटलीस्ट मंदी से, अभी मंदी वाला जो हिसाब किताब वो उससे बाहर है, मतलब इकोनॉमिकल मंदी नहीं, मैं बता कि शायद अपना बाजार वाली जो मंदी है हम लोग शायद उसमें से बाहर निकल जाए। हो सकता है ये प्राइस वापस हम लोग इसी रेंज में घूमते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल के लिए ये हो सकता है कि हम लोग ने शायद बॉटम बना लिया है, लेकिन शायद वाली बात है। फिर कैसे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग उसको अपडेट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो नैस्डैक भी अपने उस लेवल के आसपास ही घूम रहा है, उसने जरूर ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक करके ऊपर भी गया, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। यूके साइडवेज बना हुआ है, डैक्स भी अपने नीचे की तौर है, बेसिकली उसने एक रिकवरी जरूर दी है, लेकिन ये एक शानदार रिकवरी नहीं है, एक छोटी मोटी रिकवरी है जो हम लोग यहाँ इसको देख रहे हैं। बात करते हैं निकाई, तो निकाई डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है, निकाई में एक अच्छी रिकवरी ही नहीं है, और वो हमको ये दिखता है कि शायद निकाई यहाँ से अपने बेरिश जोन में से शायद बाहर आ जाए। हांगकांग और चाइना दोनों बेसिकली ये बेरिश जोन में बने हुए हैं, क्योंकि चाइना में जो दो चीज़ इशू हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, कि वहाँ मकान हाउसिंग और दूसरा पैंडेमिक, अभी भी ये दो बड़े इशू हैं और उनके चलते वहाँ भी मतलब गिरावट का दौर जारी है। बात करते हैं यूएसडी की, और जो मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि हमको इस बेसिकली 7982 के ऊपर बाय करना है। इस वीक के लिए मेरे लेवल्स वही हैं, 7982 के ऊपर हम बाय करेंगे, और 8228 ये वापस टारगेट होगा नीचे की, और 7963 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और 7940 ये टारगेट होंगे। फिलहाल इससे ज़्यादा कोई बड़ी रेंज मुझे दिखाई नहीं देती। क्रूड ऑयल में आप देखेंगे कि फैंटास्टिकली बहुत बढ़िया काम हमारा हुआ। लास्ट वीक में मैंने जो ट्रेड आपको हायर रेंज दी थी बाय बाय साइड की, वो एग्जैक्टली वहीं से वहां तक पहुंचा, और वहां से जी दिस इज द बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि ये ताकत है अपने टेक्निकल एनालिसिस की। लास्ट वीक का मैंने आपको टारगेट दिया था 8367, एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि वहां तक जाके उसने रिवर्सल लिया, वहां से वापस प्राइस नीचे आई, फिर हमारा जो नीचे का जो फर्स्ट टारगेट था वो भी उसने अचीव किया। अब जो हम लोग यहाँ जो लेवल रहेगी, ये मुझे लगता है कि अब जो क्रूड है वो इस रेंज में ही घूमते फिलहाल हमको नजर आएगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरने की चांसेस भी कम है। ये कुछ सब कुछ डिपेंड करता है कि अब जो अमेरिका में क्या माहौल बनता है, क्या मंदी बनती है क्या नहीं बनती है। अगर मंदी के लक्षण दिखने लगेंगे तो क्रूड नीचे आ सकता है, लेकिन क्रूड अगर नीचे भी आता है तो भी उसकी डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब जैसे यूरोप में फिर 2 महीने बाद हम लोग देखेंगे, 1 डेढ़ महीने बाद एक विंटर शुरू हो जाएगा, फॉल सीजन शुरू हो जाएगा, और फिर वहाँ आपको जो क्रूड है, गैस है, उसकी काफ़ी वापस से रिक्वायरमेंट आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी, तो शायद प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने के चांस नहीं है। भले लोग अभी कुछ कुछ कहने लगे कि अभी तो $60 तक के टारगेट भी लोग देने लगे, फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर ये 90 के नीचे ट्रेड करने लगा तब उसकी भी संभावनाएं बन सकती है। ओके, तो गोल्ड, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि शायद अब ये लो बन चुका है, और ठीक है, लो बनने से पहले उसने जो हमारे जो नीचे के टारगेट थे वो भी ऑलमोस्ट अचीव किए थे उसने। थोड़ा सा ये मैंने अभी चेंज किया, हमारा ये नीचे का जो टारगेट था यहाँ तक का था, वो टारगेट के आसपास भी आया, और हमारा अब वापस से ऊपर भी जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग जो फॉलो करेंगे वही 50,800 या 50,900 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 51,790 के टारगेट के लिए। ओके, और एक और टारगेट हमारा हो सकता है जो होगा 52,200 का। ओके, अगर इसको
अपना बॉटम बन गया है, अगर इसका बॉटम बन गया है तो ये ऊपर की ओर चाल चलता रहेगा। नीचे बहुत कम जाने के चांसेस है, तो 49,690 या 700 हम लोग बोल सकते हैं, ये अब शायद इसका बॉटम, ये इट विल एक्ट एज अ बॉटम, और यहाँ ये इसी रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा। सिल्वर देखिए, सिल्वर जरूर से लेकिन अपने बेरिश मोड के कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है तो ये अपना नीचे की ओर जा सकता है। तो लेवल्स जो मैंने दिए थे लास्ट टाइम अभी भी कंटिन्यूस रहेंगे। 55,800 के ऊपर बाय करेंगे 57,400 के लिए, और 55,100 के नीचे सेल करेंगे 51,100 के लिए। तो ये रहा सिल्वर का। निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो निफ्टी ने जो लास्ट टाइम है, जो मैंने 3 टारगेट दिए थे ऊपर के, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए, आपको एक मैं बताऊँ कि जो मैंने एक ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम आपको बताई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, अभी ये लास्ट वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, और साथ में ये एक नई ट्रेंड लाइन अभी हम लोग के ये 2-3 दिन में फॉर्म जो हो रही है, उसके हिसाब से भी ये इसके ऊपर है। तो जब तक इसके ऊपर है हम लोग बाय साइड में रहेंगे। ओके, तो बाय हमको करना है, लेकिन 67,753 के ऊपर अगर हम लोग रहेगा तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे। 67,800, ये मेरा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 67,800 नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर ये टूट गया तो मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ से हम लोग सीधा 200 पॉइंट हमारे लिए रास्ता खुल जाता है, और अगर जैसे ही 16,800 के ऊपर हमको ट्रेड करते नज़र आता है, कुछ देर वहाँ टिकता है और वहाँ रुका रहता है एटलीस्ट 1 घंटा, तो हम 17,000 के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। नीचे की ओर कहाँ ट्रेड करना है, 16,692, मतलब ये जो लेवल है इसके नीचे हम लोग जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेंगे, फिर 16,600 और 16,500, ये दो टारगेट, और तीसरा टारगेट 16,650, ये भी टारगेट हमारा आप ध्यान में रखिए। इन तीनों टारगेट्स के लिए हम लोग को नीचे ट्रेड करना है, क्योंकि अगर सिंपल चीज़ है, देखिए कुछ भी हो सकता है, ये निर्णायक निर्णय है, और वहाँ अमेरिका में क्या होगा पता नहीं है। तो दोनों साइड के चांसेस इक्वल हैं। अगर बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, कुछ अच्छा मार्केट के हिसाब से अच्छा डिसीजन हुआ, तो मार्केट बहुत चढ़ सकते हैं या मार्केट बहुत गिर सकते हैं, दोनों और की पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ की भी बनी है, और हम लोग उस ट्रेंड लाइन के आसपास में अभी है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, और इसके लिए प्राइस जैसे ही इसके ऊपर रहेगी तो हमको बाय करना है ना, तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो बाय करेंगे वो 16,800 के ऊपर बाय करें, 36,850, मैं वो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ही बाय करना है। उसके ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 37,100 का, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो 37,400। ये दो टारगेट मुझे फिलहाल लगता है कि इतना ही हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे मार्केट नीचे गिरता है, नीचे की ओर भी आपको बिल्कुल ट्रेड करना है। 36,600 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे, 36,100, 36,850 और 35,450, ये मतलब आप समझ लीजिए इन टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। तो मार्केट इस वीक में काफ़ी वोलाटाइल रह सकता है, आपको दोनों जगह पे ट्रेड मिल सकते हैं। जहाँ ट्रेड मिले आप उसको ज़रूर से ट्रेड कीजिए। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हम लोग ने पिछले वीक में या पिछले कुछ वीक्स में मैंने आपको रिकमेंड किए थे, और उनका जो ये कैसा रहा परफॉर्मेंस लास्ट वीक का, केवल मैं वो बताऊंगा। देखिए, पीडीलाइट हम लोग देखेंगे तो पीडीलाइट ने एक 2.5% के आसपास का रिटर्न लास्ट वीक में दिया था, और नीचे से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये करीब करीब 10% का रिटर्न अभी तक हमको यहाँ मिल चुका है। ओके, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा इस बार कुछ खास अभी बढ़ोतरी हुई नहीं है। अच्छा, इस वीक में हम लोग नो बेसिकली साइडवेज ही रहा मार्केट में महिंद्रा का कोई, लेकिन यहाँ से एक अच्छी ये बन सकती है। अगर ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ से आ सकते हैं, जैसे ही यहाँ आपका 1200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, आपको वापस 1294 के लिए यहाँ बाय भी करना है। ओके, वो टारगेट्स मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ आप काम कर सकते हैं। अबाउट इंडिया
यहाँ टोटल हम लोग ने जहाँ से दिया था वहाँ से करीब करीब 6-7% ऊपर चल रहा है। बाटा इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ से बाय किया था वहाँ से करीब करीब ये 10% से ज़्यादा का हमको रिटर्न अभी तक दे चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको यहाँ से दिया था 2400 के लिए बाय का यहाँ से रिकमेंड किया था, 26 का टारगेट दिया था वो अचीव हो गया है। अभी हमको नया टारगेट मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 2550 का, और इसको आप इसमें बने रहिए। नए नेक्स्ट टारगेट होगा 2862 का। फिर लूमैक्स टेक में भी हमको एक बहुत अच्छी एक मतलब यहाँ रैली मिली, रैली के बाद में लेकिन ये नीचे भी आया है, लेकिन अभी भी एक इसने जो कैंडल बनाई है वो थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है। लेकिन हमारा जो लेवल था, अगर हम लोग ने इसको 192 से रिकमेंड, मैंने इसको 192 191 के आसपास रिकमेंड किया था, वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब ये 60 पॉइंट के आस 60 से ज़्यादा पॉइंट ये बढ़ चुका है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमको करीब करीब ये 30% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें अभी तक आ चुका है। ओके, दालमिया भारत, यहाँ दालमिया भारत ने इस वीक में हमको दिया करीब करीब 10% का रिटर्न, और जहाँ से रिकमेंड किया वहाँ से करीब करीब 20% तक का रिटर्न अभी तक दे चुका है, 22% तक का रिटर्न अभी तक वो दे चुका है। फियाम इंडस्ट्रीज को बात करेंगे, इसने फियाम इंडस्ट्रीज ने वापस से हमको यहाँ 10% का रिटर्न दिया है, अगर हम लोग हाईएस्ट मोर देन 10%, और जहाँ से रिकमेंड किया देखिए 1122 को रिकमेंड किया था, और अब हम लोग 16 देखिए मतलब ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न हमको मिल चुका है अभी तक। ये करीब करीब 1 2 3 4 5 वीक में 50% हमारा ऑलमोस्ट रिटर्न आ चुका है। फिर ये बात करेंगे एल एन टी ने भी लास्ट वीक बहुत बढ़िया रिकमेंड ये दिया करीब करीब 5% का, और जहाँ से रिकमेंड किया है वो भी ऑलमोस्ट समझो उतना ही है 5%। हमारा बाइंग प्राइस 1680 का है, वहाँ से ही पकड़ेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 5-6% का रिटर्न। ओके, वोल्टैम देखिए, वोल्टैम फैंटास्टिक ट्रेड वापस से एक दिया था 2400 पे बाय दिया था, अब हम लोग हैं कहाँ 3377 है ना। ये जहाँ लास्ट वीक का ही अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब करीब 10% का रिटर्न है, और पूरा जहाँ रिकमेंडेशन है वहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये करीब करीब ये भी 50% का रिटर्न, 48% का रिटर्न हमको यहाँ भी मिल चुका है। 3M इंडिया, इसने अभी तक हमको जहाँ से रिकमेंडेशन वहाँ से 5% का आ गया है। AI इंजीनियरिंग का हमको करीब करीब 10% रिटर्न आ गया है। ये 5% तो लास्ट वीक में था, यहाँ से रिकमेंड है, वहाँ से 10% से आसपास रिकमेंड है। फिर आशा इंडिया, और उसने भी हमको यहाँ से करीब करीब 10% का रिटर्न हमको लास्ट टोटल दे चुका है जहाँ से रिकमेंडेशन है। तो बात करते हैं अब उन स्टॉक्स की जो जिनमें ट्रेड करके आप नेक्स्ट वीक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। माई गेस यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दिस, आपको इसी का इंतजार होगा, और देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं। एक पहला स्टॉक है वो है फोसेको इंडिया, और ये आपको बेसिकली आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इसने एक रेंज जो कंसोलिडेशन है वो यहाँ ऑलमोस्ट ब्रेक करने के लिए रेडी है, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ हुआ है, और ये रेडी यहाँ ये ब्रेक करने के लिए रेडी। तो मुझे ये मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको 1757 के ऊपर बाय करें, तो थोड़ी देर रुकना चाहिए आपको, आप इमीडिएट मत करना, थोड़ा महंगा मिलेगा चलेगा, 1800 तक भी मिल जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन उसके बाद ही ठीक है, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस लेवल पे जाके नीचे भी घूम जाते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा महंगा मिल जाएगा चलेगा, लेकिन उस अगर ये 1800 के ऊपर ट्रेड करना जैसे शुरू करेगा तो आपको 2025 और 2337 ये दो टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। एक्चुअली बीच का एक लेवल मैंने मार्क करना भूल गया, तो 2025, ओके, ये भी एक मेरा लेवल है यहाँ, ओके, ये दो लेवल्स के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1553 का। कजरिया सिरेमिक जो है वो, इसको मैंने कई बार रिकमेंड किया है, दिस फैंटास्टिक कंपनी एंड फैंटास्टिक ग्रुप, और रियल एस्टेट में ये बहुत मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, खास करके सिरेमिक में ये मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इसमें मैं कई बार इसको रिकमेंड कर चुका हूँ, अब ये फिर मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, और अब हमारा जो होगा इसको एंट्री करेंगे हम लोग 1128 के ऊपर, ओके, और टारगेट होगा 1367 1471। फिलहाल ये दो 14 सॉरी 1
4 नहीं है ये, थोड़ा सा गलत है। ओके 177, सॉरी हाँ ये होगा 1736, शायद एक्चुअली 41 था, वो मैंने उसको गलत कर दिया। ओके ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो 1741 ये मेरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 971 का। ओके तो हमको इसको ऐसा ही देखना है। ओके फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टॉक है जो मैं आपके लेके आया वो है एरिस लाइफ साइंसेज, और यहाँ भी एक मुझे ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है, अभी हुआ नहीं है, और इसीलिए हम लोग बाय करेंगे 690 के ऊपर। ओके 690 के ऊपर ही बाय करेंगे, बीच में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। 690 के ऊपर जैसे ही आएगा टारगेट हम लोग उसको बाय करेंगे, फिर टारगेट होगा 747, 787, 646, 925, 4 टारगेट्स मैं दे रहा हूँ, और इन टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड है, लंबा थोड़ा लंबा खींच सकता है, और 2 3 4 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, फिर 6 महीने भी अगर आपको 50% के आसपास का रिटर्न मिलता है, इट्स नॉट बैड। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 653 का। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि आपको पता है मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, और ऐसे में हमको दिखता है कि ऊपर आ रहा है लेकिन वापस वो नीचे जाता है। तो अ, ये जो है हमको इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है तो ये थे 3 स्टॉक्स जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ आपके इस वीक में, जहां आप एंट्री कर सकते हैं नहीं, और ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में आपकी मैं इजाज़त लेता हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पे राय के अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।